हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे पड़ोस का मामला है, यूएनएससी का मामला है, यूएनजीए का मामला है। तो सब एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं कि किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए का जो है ना अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है 81st सत्र का, 81वें सत्र का। पड़ोसी देश कौन है? ये आंसर का बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो अभी जो विदेश मंत्री हैं खलीलुर रहमान, तो उनके बारे में न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। तो उनको चुन लिया गया है अभी जून में ही 81st सत्र का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो ये यूएनजीए की अध्यक्षता जो ना वो जर्मनी के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, जो अभी अध्यक्ष हैं, जब मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, एनालेना बेरबाक, तो उनसे वो पदभार ग्रहण करेंगे जो 80वां सत्र होगा उसके ज़रिए। तो ये अभी मतदान हुआ था यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में, जो महासभा है यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वहीं पर वोटिंग हुई थी। और इसी के दौरान खलीलुर रहमान को ये विजय बनाया गया है, वो विजेता बन गए हैं। ठीक है, तो हमारे पड़ोसी है बांग्लादेश, उसी के विदेश मंत्री हैं ये। और ख़ास तौर पे आपको बताऊं कि इन्होंने साइप्रस के राजदूत एड्रियास एस कोरोसिस उनको हराया। साइप्रस को जिताने के लिए जो है ना यूरोपीय देश भी कई सारे और भी कई सारे देश वो लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार जीत जो है ना वो हासिल हुई किसे? खलीलुर रहमान को या बांग्लादेश के। तो इनको जो है ना वो वोट मिले हैं 99, जबकि साइप्रस वाले को 91 वोट मिले थे। ओके, तो यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसका जो 81वां सत्र होगा वो 8 सितंबर से शुरू हो रहा है। और उसी के साथ ये अध्यक्षता खलीलुर रहमान जो है वो अध्यक्षता ले लेंगे यूएनजीए का। तो अध्यक्ष का जो चुनाव है ना वो 1 साल के लिए किया जाता है, 1 सत्र के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। अभी इसी साल फरवरी में इन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली थी, जब नई सरकार वहाँ पर बनी है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले भी बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री है ना वो भी एक बार यूएनजीए के अध्यक्ष रह चुके हैं 1986-87 के दौरान। उस वक्त के जो विदेश मंत्री थे हुमायूं रशीद चौधरी, तो वो 41वें महासभा के का अध्यक्ष उनको चुना गया था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात हो रही है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ना 6 ऑर्गन है, यानी 6 जो है प्रमुख अंग है। उनमें से एक है महासभा यानी जनरल असेंबली। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। और इसमें जो सभी सदस्य हैं 193 वो वोट करते हैं, और सभी का एक वोट होता है। और ये एक तरह से दुनिया की संसद के तौर पर एक तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य काम जो होता है वो वैश्विक जो मुद्दे हैं, बजट है, नए सदस्यों को शामिल करना, चर्चा करना, ये सब चीज़ों पर चर्चाएं होती हैं। ठीक है, तो ये इसी का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट इनको चुन लिया गया है, खलीलुर रहमान को। अच्छा, इसके जो अन्य अंग है, जैसे सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो महत्वपूर्ण है, दुनिया भर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी उसको है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, नाम से ही आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक और जो सोशल इशू है उसको लेकर काम करता है। आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो द हेग में है। ओके, इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल है, हालांकि ये अभी एक्टिव नहीं है। एक सचिवालय है जिसके जो चीफ होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये है इंपॉर्टेंट बात। और महासभा जो है ना वो मुख्य तौर पर वहाँ पर बहस होती है। सुरक्षा परिषद शांति के लिए है, ये वाला विकास के लिए है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। ठीक है, तो कैसे चुना जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। इसमें किसी एक देश का दबदबा न रहे, इसके लिए कि बारी बारी से, रोटेशन से ये वोटिंग का नियम अपनाया जाता है। रोटेशन अलग अलग क्षेत्रों से होता है। जैसे एक अगर रोटेशन का देखेंगे तो एक तो आप देख लीजिए वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज़ है, यहाँ से ये वाला इस कलर का। ईस्टर्न यूरोप है ये वाला, ठीक है, ये बनाया हुआ है। लैटिन अमेरिका है, जो अमेरिका के दक्षिण वाला जितने भी देश हैं वो सब हैं उसमें। फिर अफ्रीका का अलग है, एशिया पैसिफिक का अलग है। तो अभी जो इलेक्शन हुआ ना, वो जो रोटेशन था वो एशिया पैसिफिक की ओर से चुना जाना था।
ठीक है। अच्छा, ये पहले ही तय हो रहता है कि अगली बार कहाँ से अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, तो पिछली बार जो अध्यक्ष चुना गया था वो जर्मनी से चुना गया था, दूसरे क्षेत्र से। तो इस बार जो चुना जाना था वो एशिया पैसिफिक से। तो एशिया पैसिफिक से एक तो यहाँ पर जो साइप्रस है उस वो चुनाव लड़ रहा था, और दूसरा यहाँ जो बांग्लादेश है वो चुनाव लड़ रहा था, और बांग्लादेश ने ये जीत हासिल की है। क्लियर होगी बात। अच्छा, एक और बात बताऊं कि इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर जो है ना यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके, तो वो परंपरा के तहत वो लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो उनके बजाय बाकी देशों को मौका दिया जाता है कि आप अध्यक्षता के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये भी यूनाइटेड नेशंस से ही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही है ये, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी। उसके 2027-28 कार्यकाल के लिए चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य देश कौन हैं। तो ये इसका नाम आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। तो ये पहला वाला है ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद और टोबैगो। ये एक देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, ये दो मत समझ लेना। तो टोटल जो 5 है ना वो चुने गए हैं इस बार। और ये इनका जो कार्यकाल है ना वो कब से शुरू होगा, तो 1 जनवरी से होगा, 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। ओके। और पाकिस्तान का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है 31 दिसंबर को। तो ये समझ ले आप। तो ये जो है ना, ये सब जो है जितने भी देश हैं वो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, इनकी जगह वो लेंगे। क्षेत्रीय इसका भी जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय समूहों से चुनाव होता है। जैसे अफ्रीका से जिम्बाब्वे को चुना गया है क्षेत्र से, एशिया पैसिफिक क्षेत्र से किर्गिस्तान को चुना गया है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन समूह से त्रिनिदाद और टोबैगो को चुना गया है, और पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह से 2 को चुनना था, तो ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल इन दोनों को चुना गया है। क्लियर होगी बात। ठीक है। अब एक और बात बताऊं, वैसे तो टोटल 5 जो है ना वो क्षेत्र हैं, लेकिन चुना 4 ही से गया है क्योंकि इस बार 4 ही से चुना जाना था। 5वां समूह यानी पूर्वी यूरोप समूह है ना, उसके लिए नेक्स्ट ईयर जो है ना वो चुनाव होंगे। ओके। अच्छा, इस बार एक खास बात देखने को मिली है कि इस कैटेगरी में यहाँ पर जर्मनी जो है ना उसकी बड़ी शर्मनाक हार हुई है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है जर्मनी, और पर्याप्त समर्थन जुटाने में वो असफल रहा। तो अस्थायी सदस्यता के लिए जो चुनाव हुआ उसमें जर्मनी भी खड़ा हुआ था, लेकिन वो नहीं जीत पाया, बल्कि इस क्षेत्र से जो 2 देश हैं जो लिस्ट पे बताया मैंने, ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल, ये दोनों जो है ना वो जीत गए, और इसको जर्मनी को उसे वोट नहीं मिल पाया इतना। लास्ट टाइम में मतलब पिछले 2-3 साल से उसने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, जबकि पहले से तय था कि ऑस्ट्रिया और जो पुर्तगाल है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और सबकी सहमति थी कि ठीक है हम इनको वोट देंगे उस क्षेत्र से। लेकिन जर्मनी आ गया एक हम दादा बनेंगे अब दुनिया का, और वो खड़ा हो गया, और आखिरकार उसको बहुत ही बुरी पराजय मिली है। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ना उसके बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। क्या है ये सुरक्षा परिषद आखिरकार। ये 6 अंगों में से एक है संयुक्त राष्ट्र के, जिसको मैंने पहले बताया था। इसका काम दुनिया भर में शांति, सुरक्षा ये सब बनाए रखना है। 15 सदस्य है, 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। उनमें अमेरिका है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। तो इन 5 के पास वीटो का पावर है, वो अस्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनको क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग अलग हिस्सों से 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। हर साल 5-5 को चुना जाता है 2-2 साल के लिए। ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी होता है सबके लिए। जैसे ये जो क्षेत्र है यहाँ से 2 सीट होते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 सीट, लैटिन अमेरिकी क्षेत्र से 2 सीट, अफ्रीका से 3 सीट, और एशिया पैसिफिक से 2 सीटों का चयन हर साल किया जाता है। हर साल नहीं, सॉरी, ये टोटल जो सीटें हैं ना ये, तो इतनी सीटें होती हैं, 3 तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 अस्थायी सीट हो गए, और हर साल चुनाव होता है, 5 को हर साल चुन लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि 2 साल का कार्यकाल जो है ना वो हो जाता है। ओके। वोटिंग कौन कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, जनरल असेंबली है, उसके जितने मेंबर्स हैं
मतलब संयुक्त राष्ट्र के जितने मेंबर्स हैं 193, वो सभी सदस्य जो है ना वो मतदान करते हैं, गुप्त मतदान के जरिए वोट डालते हैं। लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र के जो सदस्य हैं वही सब अपने अपने क्षेत्र के लिए मतदान करते हैं। और ख़ास बात है कि 2/3 बहुमत आवश्यक होती है, अनिवार्य है, ठीक है, सदस्य बनने के लिए। चाहे मतलब इस जैसे ये क्षेत्र है तो यहाँ से जितने देश हैं उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जीत पाएगा कोई भी। ओके। और आपको बताऊं कि अगर कोई देश है निर्विरोध खड़ा हो गया तो ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं होगा, तो वहां पर चुनाव होगा, 2/3 बहुमत चाहिए उसको, ठीक है, साधारण बहुमत। अब सवाल यहाँ पर होगा कि क्या भारत कभी यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या रहा है, स्थिति कैसी रही है, सदस्य रहा है अस्थायी? तो हाँ, कई बार रहा है, 8 बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। पिछला जो कार्यकाल था 2021-22 का था। और भारत आगे आने वाले वर्षों में चुनाव लड़ने वाला है 28-29 में। उसके लिए 28-29 जो कार्यकाल है उसके लिए भारत सरकार ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि वो चुनाव लड़ेगा, उम्मीदवारी घोषित कर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है? आंसर क्या होगा? किर्गिस्तान। ठीक है, तो किर्गिस्तान को जो चुना गया है, ये किर्गिस्तान जो है ना वो एशिया प्रशांत समूह यानी एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है वहां से इसको चुना गया है। ओके, तो 3 जून 2026 को ये चुनाव हुए और 2 वर्ष का कार्यकाल इसका रहा है और इसकी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है एशिया पैसिफिक ग्रुप से। ठीक है, एक बार मैप के जरिए भी देख लें। पहली बार चुना गया इसलिए चर्चा है, तो क्वेश्चन हो सकते हैं। ये प्यारा भारत है अपना, और ये जो किर्गिस्तान है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। ठीक है, यहाँ वाला जो देख रहे हैं आप ना ग्रीन वाला, ये है किर्गिस्तान, और ये बाकी जो कलरफुल है ना इतने, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाते हैं, मध्य एशियाई देश कहलाते हैं। ठीक है, और उसमें ये किर्गिस्तान है। इसकी राजधानी बिश्केक है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं सादिर जापारोव। मुद्रा यहाँ पर चलती है किर्गिस्तानी सोम। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो ये कजाकिस्तान है, इधर उज्बेकिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है, और ये वाला जो है ना वो चाइना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के पद पर किसने शपथ ली है? तो डी के शिव कुमार ने ली है। 3 जून को राजधानी बेंगलुरु में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शपथ दिलाई है। इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस के ही चीफ मिनिस्टर थे सिद्धारमैया, उन्होंने 28 मई को इस्तीफा दे दिया था। इन लोगों की शायद आपस में ऐसा माना जाता है कि अंडरस्टैंडिंग थी कि आधे जो कार्यकाल है वो हम रहेंगे, आधे कार्यकाल तुम रहना। तो पहले सिद्धारमैया थे और अब डी के शिव कुमार आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आज तो, लेकिन उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। और अगर आप करंट फोर्स की तैयारी शानदार करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, तो बेसिक मेंबरशिप है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब लेवल का है। और प्राइस में अभी छूट चल रही है, मात्र 200 में 365 दिनों तक अपडेट मिलेगा। पिछले 2 सालों को भी कंटेंट मिलेंगे। और एक है आईएसपीसीएस एडवांस्ड करंट फोर्स प्रोग्राम, और इसमें अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, इससे अलग एडवांस लेवल का कंटेंट वहाँ पर दिया जाता है, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, ये सब कुछ। ओके, जितना ही बातें आपने सुनी है, मतलब जो मैंने बताया हर टॉपिक से, हर क्वेश्चन से, उसमें और लंबा काफ़ी इन डेप्थ में डिस्कशन होता है। और इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि कई बार देखने को मिला है एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, पढ़ तो लेते हैं बच्चे, लेकिन क्या होता है कि उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है कि हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। अब रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तभी तो उसका जवाब दे पाएंगे, गलतियां नहीं होंगी। तो वही ये प्रोग्राम है, स्पेशली 360 दिनों का है। इसमें पिछले 2 सालों के भी कंटेंट मिल जाते हैं, पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो, और अगले 1 साल या 360 दिन अगले आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी डेली। स्पेशल संडे को भी क्लासेस होते हैं वो लाइव वाले। ठीक है, टेस्ट वगैरह सब कुछ है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये शार्प लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। और इसका डेमो क्लास कल ही आया था यूट्यूब पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? जलवायु कार्रवाई, यानी क्लाइमेट एक्शन, इसका जो है ना वो थीम है।
और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित है, 1972 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया, तो उसका मेजबान देश कौन है? ये भी क्वेश्चन आता है। आंसर होगा अजरबैजान, कई बार आ चुके हैं। और अजरबैजान का जो बाकू शहर है, वहां पर मेन आयोजन किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। क्लियर होगी बात? हर साल अलग अलग देश होते हैं जो मेजबान देश होते हैं, और इस बार अजरबैजान है। तो इस बार की जो थीम है, मैंने बताया आपको, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, एक बार अजरबैजान भी देख लेते हैं, काफ़ी चर्चा में रहा है। ये प्यारा भारत है अपना, और अजरबैजान जो है ना, वो आपको पश्चिम एशियाई देश है। ठीक है, और ये मैप में आप देख रहे हैं अजरबैजान। इसकी राजधानी क्या है? बाकू है। राष्ट्रपति यहाँ के इल्हाम अलीयेव है। प्राइम मिनिस्टर अली अस दोव है। मुद्रा यहाँ पर मनत चलती है। क्या? मनत चलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, उनका निधन हो गया 4 जून 2026 को। तो किस विशेषज्ञ के तौर पर प्रसिद्ध थे? आंसर का संविधान विशेषज्ञ के तौर पर काफ़ी पॉपुलर थे। कई बार उनसे भी राय ली जाती थी। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। 100 से ज़्यादा किताबें इन्होंने संविधान और कई विषयों पर लिख चुके थे। 97 ईयर के थे। और ख़ास बात यह है कि अभी जो एक कमेटी बनी थी ना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाली, जो उनकी अध्यक्षता में जो एक हाई लेवल की कमेटी बनी थी, जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उसका ढांचा तैयार करने के लिए, तो उसके ये मेंबर भी थे। ठीक है, तो अच्छा, कब से कब तक रहे ये महासचिव? तो 1983 से लेकर 1990 तक, 1983 से 1990 तक ये लोकसभा के महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी, तो उनका निधन हो गया 4 जून 2026 को। तो किस बोर्ड या संगठन के पूर्व प्रमुख थे? आंसर होगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको आम भाषा में सेंसर बोर्ड भी कह दिया जाता है। एक्चुअल नाम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, यानी CBFC। उसके वो चीफ रह चुके थे 2015 से 17 तक। हालांकि काफ़ी विवादों में वो रहे थे, कई फिल्मों में उन्होंने कट लगाया था उसको लेकर। अच्छा, ये काफ़ी पॉपुलर ये प्रोड्यूसर भी थे। पहली जो फिल्म थी इनकी प्रोड्यूसिंग में, ये थी हथकड़ी। कई सारी, उसके अलावा आँखें और शोला, शबनम, अंदाज, रंगीला राजा, मतलब कई सारी फिल्में इन्होंने बनाई हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ प्राइज 2026 के विजेता कौन है? तो कौन है? उपरोक्त सभी है। विवान छावछारिया, एरियान अग्रवाल और अव्याना मेहता। तो ये तीनों के तीनों जो है ना, भारतीय छात्र, ये हैं अर्थ प्राइज 2026 के विजेता। इन्होंने क्या काम ऐसा किया है? तो इन तीनों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक निकालने की बहुत कम लागत वाली विधि जो है ना वो बनाई है, और उसके लिए, उस मेथड के लिए इनको ये अवार्ड जो है ना वो दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि ये अर्थ प्राइज होता क्या है, तो ये जो ना किशोर जो हैं, यानी 13 से 19 वर्ष की आयु के जो भी किशोर हैं, तो उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण स्थिरता यानी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये प्रतियोगिता होती है। उद्देश्य ये कि पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका समाधान खोजने के लिए जो काम करते हैं, तो उसके लिए। अच्छा, ये आयोजन जो है ना वो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड स्थित एक फाउंडेशन है, द अर्थ फाउंडेशन, उसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, और काफ़ी पॉपुलर ये अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ जून 2026 में कौन नियुक्त हुए हैं? तो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी, उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। 1 जून को उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। अंडमान निकोबार जो थिएटर कमांड है उसके 20वें कमांडर इन चीफ के तौर पर किसकी जगह ली है उन्होंने? तो उन्होंने जगह ली है वाइस एडमिरल अजय कोचर की। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। थिएटर कमांड क्या है? थिएटर कमांड वो सिस्टम है जिसमें तीनों सेनाएं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनका तालमेल होता है ज़बरदस्त। तीनों के जो सैनिक हैं, तीनों के जो हथियार है, तीनों के जो भी व्हीकल्स हैं और सब कुछ, वो सब जो है ना वो उसका एक ही कमांडर होता है। आमतौर पर आर्मी की बटालियन, नेवी की, एयरफोर्स की, उन सब का अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही होता है। ज्वाइंट कमांड कहते हैं, थिएटर कमांड इसीलिए कहते हैं।
और इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो करगिल युद्ध के दौरान जो देखने को मिला था कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उस सुधार के तहत हुआ था कि देश में आ, ये थिएटर कमांड बनाई जाए। तो अभी अगर हम कहेंगे कितने थिएटर कमांड हैं भारत में, तो अभी दो जॉइंट सर्विस कमांड है। एक अंडमान निकोबार कमांड कहेंगे, दूसरा है स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड। हालांकि थिएटर कमांड सिस्टम जो है ना, उसके सिद्धांत के आधार पर केवल एक ही होगा, अंडमान निकोबार जो थिएटर कमांड है वो। ठीक है। स्ट्रेटजिक जो फोर्सेस कमांड है वो भारत की परमाणु जो संपत्ति है उसका ख्याल रखता है, और युद्ध से जुड़े हुए जो क्रियाकलाप है उसमें सीधे तौर पर संबंध नहीं रखता है। वो ख्याल रखना उसका काम है कि जो भी परमाणु संबंधित हथियार है उन सब का ख्याल रखना। ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो कमान है, एक बार मैप के जरिए देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहीं पर उसका कमान है। ठीक है। 2001 में इसको स्थापित किया गया था, और नेतृत्व तीनों सेनाओं से बारी बारी के तौर पर दिया जाता है। और ये खास तौर पर जो अंडमान निकोबार ये कमांड है ना, ये जो मलक्का जल डमरू मध्य है, यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ पर नज़र भी रखता है, और इस पूरे इलाके में एक तरह से चीन की जो एक्टिविटी है वो वहाँ महत्वपूर्ण नज़र रखना और पूरी व्यवस्था पर देखना, ये एक काम है इसका, और ये एक इम्पॉर्टेंट कमांड यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने जून 2026 में भारत की यात्रा की। तो डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, 3 से 7 जून तक वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, और इस दौरान ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश जैसे कई सारे क्षेत्रों में जो है समझौते वगैरह होने हैं। तो उनकी मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है और बातचीत हुई है। जो भी एग्रीमेंट होता है तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। वेनेजुएला की बात करेंगे तो देखिए, अभी जो है ना, जब से वहाँ के जो राष्ट्रपति, ये तो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, ठीक है, डेल्सी रोड्रिगेज, लेकिन एक्चुअल जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको अमेरिका जो है ना उठा के ले गया था 3 जनवरी 2026 को। उनका नाम है निकोलस मादुरो, और अभी उठाकर अमेरिका वो न्यूयॉर्क के जेल में रखा हुआ है, और आरोप है कि उन्होंने नशीली दवाओं का काम किया है, तो इसलिए अमेरिका उठा के ले गया, वहाँ मुकदमा चलवा रहा। मादुरो और उनकी पत्नी मारिया कोरिना मचाडो, उनको भी, दोनों को। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से अमेरिका जो है ना वो पूरी तरह से यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है वेनेजुएला पर। वेनेजुएला की ओर चलते हैं। वेनेजुएला जो है ना वो दक्षिणी अमेरिकी देश है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, और ये इधर दक्षिणी अमेरिका होगा, और यहाँ पर ये रेड कलर में जो आएगा वो देख रहे हैं आप, वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, जो लगभग 303 अरब बैरल माना जाता है, और दुनिया भर में जितना माना जाता है कि जितना तेल भंडार है उसका 17% है। हालांकि इसका जो तेल है ना वो हेवी क्रूड है, बहुत हेवी, तो इसको निकालना और रिफाइन करना थोड़ा महंगा पड़ता है। और जब से निकोलस मादुरो को अमेरिका उठा के ले गया है, तब से अमेरिका ने वेनेजुएला के जो तेल रेवेन्यू है उस पर विशेष नियंत्रण भी बनाए रखा है। जैसे कि अगर कोई देश खरीदता है ऑयल वहाँ से, तो उसको अमेरिका में रकम जमा करनी होती है, वहाँ के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में पैसे जमा होते हैं, मतलब पैसे का वो जो डॉलर है वो जमा होता है। तो इसी वजह से माना जाता है कि एक तरह से अमेरिका का उपनिवेश टाइप का हो गया है, जब से यहाँ के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका उठा ले गया, और ये जो वाइस प्रेसिडेंट थी इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, वहाँ पर कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया, और तब से ये स्थिति देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट के 4 वर्ष बाद वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रोफेशनल टेनिस में वापसी की है। तो सेरेना विलियम्स कहेंगे हम उनको। 1 जून को अभी 2026 में उन्होंने वापसी की घोषणा कर दी है। ठीक है। इससे पहले आखिरी बार 2022 में यूएस ओपन खेला था उन्होंने, और कह दिया था कि हम अलविदा लेते हैं टेनिस से, लेकिन अब फिर से वो वापस आ गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 3 जून को, और थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के बैचेज अवेलेबल हैं। 1 डे एग्जामिनेशंस के लिए मात्र 200 में है, और ये ISPCS का थोड़ा ज़्यादा है,
लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, जितनी प्रैक्टिस कराई जाती है बहुत कम ही प्राइस है। तो जो लोग भी चाहे यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल क्लासेस, स्पेशल टेस्ट और स्पेशल पीडीएफ के लिए आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ओके।